आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज। सर बिजनेस स्टडीज कौन सी क्लास की? सर क्लास 12। सर क्लास 12 की आज हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में कि सर मैनेजमेंट क्या होती है, सर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। और सर जब मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर सर दो वर्ड्स आएंगे हमारे पास, सर एफिशिएंट और इफेक्टिव। तो सर ये एफिशिएंट और इफेक्टिव में क्या डिफरेंस है और इसके ऊपर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो केस स्टडीज में। ठीक है सर, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है मैनेजमेंट। तो सर मैनेजमेंट को एकदम थ्योरेटिकल वे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं लेमन लैंग्वेज में कि सर मैनेजमेंट होती क्या है। देखिए आजकल के बिजनेस के अंदर, चाहे वो बिजनेस हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं या फिर बड़े लेवल पे कर रहे हैं, या फिर छोटे लेवल पे आप बिजनेस कर लो, बड़े लेवल पे बिजनेस कर लो, आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर लो या फिर सर्विसेज का बिजनेस कर लो, हर जगह पे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सर सिर्फ बिजनेस में ही मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, सिर्फ बिजनेस में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जब अपनी रेगुलर लाइफ जी रहे होते हैं तो उस लाइफ को भी हम ढंग तरीके से प्लान करते हैं। सर जिस तरीके से हमारे एग्जाम्स आने वाले होते हैं और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए हम पहले से ही कुछ ना कुछ शेड्यूल्स बना के रखते हैं और उस शेड्यूल्स का अगर हम पालन करते हैं तो हमारे एक मैनेजमेंट है कि सर हमने अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करा और उस टाइम को मैनेज करने के बाद हमने अपनी प्रिपरेशन की और हमारा एंड गोल क्या था कि सर हमें हमारे एग्जाम्स में पास होना है बहुत अच्छे मार्क्स से। तो हमारा एंड रिजल्ट था, वो गोल था। तो उस एंड गोल को पाने के लिए हमने बहुत सारे प्रोसेस करे। सर हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करा, वो सारी चीजें सेक्रीफाइस करी, वो सारी चीजें करी हमने। सर 12-12, 15-15 घंटे पढ़े और पढ़ने के बाद फिर हमने जाके अपना एंड गोल क्या करा, अचीव करा। तो सर मैनेजमेंट भी यही बोलता है। सर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का कोई ना कोई विजन होता है, बिजनेस का कोई ना कोई एंड ऑब्जेक्टिव होता है, एंड रिजल्ट होता है। तो सर उस एंड रिजल्ट को पाने के लिए हर कोई बिजनेस करता है। तो सर जब हर कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसका एक दिमाग के अंदर होता है कि सर मुझे ये विजन है, मेरे 2 या 3 साल बाद ये जो मेरे गोल्स है इसको अचीव करना है। ठीक है सर, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें प्रॉपर क्या करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो सर मैनेजमेंट होता है यही चीज है कि सर मैनेजमेंट हमें यही बताता है कि हमें किस तरीके से सिस्टमैटिक वे में प्रोसीजर्स करने चाहिए, सिस्टमैटिक वे में प्रोसेस रखने चाहिए अपने, कि हमारा जो एंड रिजल्ट है हम उसको अचीव कर पाए इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हमारा जो एंड गोल है उसको हम अचीव कर पाए। इसके लिए जो भी हम सारे प्रोसेस करेंगे उन सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर मैनेजमेंट नाम। ठीक है सर, मैनेजमेंट समझ में आगे कि डे टू डे लाइफ में भी मैनेजमेंट हमारी जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं कि सिर्फ हाई लेवल वाले बिजनेस के लिए मैनेजमेंट होती है, लोअर लेवल वालों के लिए नहीं होती। नहीं सर, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। ठीक है सर, समझ में आ गया कि मैनेजमेंट की हर जगह जरूरत है मैनेजमेंट की। तो सर मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैंने एक स्पेसिफिक प्लान बनाया है और सर अचानक से ना कोई भी ड्रास्टिक चेंज आ जाता है तो क्या मैं अपने मैनेजमेंट को उस चेंज के अनुसार चेंज कर पाऊंगा या फिर मैं उसी मैनेजमेंट में स्टक रह जाऊंगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमारा मैनेजमेंट क्या होना चाहिए कि सर थोड़ा सा तो फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए ना, कि अगर बाहर में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं सर उस चेंजेस के अनुसार हम अपने आप को उसमें अडॉप्ट कर पाए और उसके अनुसार ही अपनी मैनेजमेंट कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मैनेजमेंट एक बार कर दी अब उसी को ही फॉलो करना है, नहीं। अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो चेंजेस के अनुसार अपने मैनेजमेंट को दोबारा ऑल्टर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को अपना एंड गोल रिजल्ट और एंड गोल को अचीव करना है ना। तो उस एंड गोल या फिर रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करनी है, क्योंकि सर सिर्फ गोल ही अचीव नहीं करना ना, उस गोल को सही मैनर में अचीव करना। सिर्फ गोल अचीव करना हमारे लिए मैनेजमेंट नहीं है कि हमने गोल अचीव कर लिया हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। नहीं, हमने गोल अचीव करा लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए हमने राइट वे में हमारा पाथ कंटिन्यू रखा। ये नहीं कि किसी भी तरीके से हमने हमारे गोल को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। कॉस्ट लग रही है, हम अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, कॉस्ट लग रही है, प्रॉफिट उतना आ नहीं रहा। कॉस्ट 200 होनी चाहिए थी, हमारी 400 कॉस्ट लग रही है, तब भी हमने अपने गोल को अचीव कर लिया ना। लेकिन उस गोल को अचीव करने से हमें उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सर उस गोल को हमने राइट वे में अचीव नहीं करा। ठीक है सर, मैनेजमेंट हो गई कि सर हम हमारा एंड गोल को हमको पाना है, उस एंड गोल को सर इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हमको अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस करेंगे उसे क्या बोलेंगे सर, मैनेजमेंट बोलेंगे। तो आइए अब थ्योरेटिकल वे में पढ़ लेते हैं कि बुक के अंदर मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सर मैनेजमेंट कुछ नहीं, सर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। सर प्रोसेस में क्या पढ़ेंगे, आगे जाके आप मैनेजमेंट के बाद पढ़ोगे सर प्लानिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैंने भी आपको बोले हैं ना, ये पांचों के पांचों पॉइंट्स, ये सारे पांचों के पांचों पॉइंट्स इस पे इंक्लूड आते हैं हमारे प्रोसेस। ठीक है सर, तो सर मैनेजमेंट क्या है हमारे लिए? तो सर मैनेजमेंट कुछ नहीं, सर मैनेजमेंट हमारे लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हमको करना है क्योंकि हमारी चीजें हमें डन रखनी है।
जो भी काम हमें मिले उसको हमको प्रॉपर तरीके से करना है और सही मैनर में करना है, उसके लिए सिर्फ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है तो उसके लिए हमें प्रोसेस करने पड़ेंगे, और उस गोल को कैसे अचीव करना है सर, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी हमें हमारे गोल को क्या करना है, अचीव करना है। तो सही है, हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, मैनेजमेंट की मीनिंग और मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। तो सर एकदम सही से समझ में आ चुका है कि मैनेजमेंट क्या है। सर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हमें जो भी काम दिया है उसको करना है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा एम है कि हमें हमारे एंड गोल को अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अगर आपको इस मैनेजमेंट में तीन वर्ड्स आते हैं ना, प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, अगर आपको ये तीन वर्ड्स आते हैं दैट मींस आपको मैनेजमेंट आती है। प्रोसेस आपको पता है क्या होता है और उन प्रोसेस को कैसे करना है आपको पता है। उन प्रोसेस को करने के बाद आपको हमारा एंड गोल अचीव करना है इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। अगर आप इफेक्टिवली कर लो लेकिन एफिशिएंटली नहीं कर लो, दैट मींस आपकी मैनेजमेंट थोड़ी वीक थी। अगर आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीके से कर लो, दैट मींस आपने प्रॉपर मैनेजमेंट करी है। इसीलिए मैनेजमेंट भी जो वर्ड है ना हमारा मैनेजमेंट, एक टर्म वर्ड, वो सब तीन पिलर्स पे डिपेंड करता है। वो तीन पिलर्स कौन से हमारे? सर पहले पिलर का नाम है प्रोसेस। पहले पिलर का नाम क्या है? प्रोसेस। दूसरे पिलर का नाम क्या है सर? इफेक्टिवनेस। सर दूसरे पिलर का नाम इफेक्टिवनेस है। फर्स्ट पिलर का नाम सर प्रोसेस, सेकंड पिलर का नाम सर इफेक्टिवनेस एंड थर्ड पिलर का नाम एफिशिएंसी। ये तीन वर्ड्स ही मेन है पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा लास्ट करना ही क्या है सर, हमारा एंड गोल अचीव करना है, हमारा एंड गोल अचीव करना। ठीक है सर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो सर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला पिलर क्या है सर? प्रोसेस। प्रोसेस क्या बोलते हैं कि सर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि सर बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस। बिकॉज सर मैनेजमेंट हमको परफॉर्म करनी पड़ती है सीरीज ऑफ फंक्शन, इसीलिए मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोसेस है। और सर वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग करनी है सर, स्टाफिंग, लोगों को डालना है सर, ऑर्गेनाइज करना उनको ढंग तरीके से, उनको काम समझाना पड़ेगा और काम को फिर चेक करके उनको कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि जबरदस्ती के काम करने से क्या इफेक्टिव है या नहीं है, क्या इनको मोटिवेशन की जरूरत है या फिर नहीं है। दैट मींस ये सारे के सारे हमारे लिए क्या हो गए? फंक्शन। सर इन फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है तो हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रोसेस। और इसीलिए मैनेजमेंट क्या है सर? प्रोसेस। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस। इसीलिए बोला गया कि सर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि सर हमको परफॉर्म करने हैं बहुत सारे फंक्शंस, और फंक्शन कौन कौन से हैं सर? हमारे पास प्लानिंग है, सर स्टाफिंग है, सर ऑर्गेनाइजिंग है, सर डायरेक्टिंग है एंड सर कंट्रोलिंग। ठीक है सर, ये सारे हमारे पास क्या है सर? फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को ही परफॉर्म हमें क्या करना है सर? करना पड़ेगा, और एक एक करके सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। दैट मींस इसीलिए हमारा मैनेजमेंट हमको क्या कहलाता है? प्रोसेस। सर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो आई होप फर्स्ट पिलर समझ में आ गया होगा कि सर मैनेजमेंट क्या है हमारे लिए? प्रोसेस। दूसरा पॉइंट क्या बोला सर? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है सर? सर बीइंग इफेक्टिव मींस, सर इफेक्टिव का मतलब होता है फिनिश द गिवन टास्क। जो आपको कार्य दिया गया है उस कार्य को आपने कर लिया, या आपका जो गोल था उस गोल को आपने अचीव कर लिया। सिंपल। जो कार्य आपको दिया गया था वो आपने अचीव कर लिया, जो गोल आपको दिया गया था उस गोल को आपने अचीव कर लिया। दैट मींस यू आर इफेक्टिव। दैट मींस यू आर इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब ये था, इफेक्टिवली मतलब क्या था कि सर हमें जो टास्क दिया गया है ना उस टास्क को हम सही में उस टास्क को हमने क्या कहते हैं? अचीव कर लिया, या फिर उस गोल को हमने क्या कर लिया? अचीव कर लिया। उसी टर्म को हम क्या बोलेंगे सर? इफेक्टिवनेस। उसी टर्म को क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस। फर्स्ट पॉइंट क्या था सर? फर्स्ट पिलर वाज द प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर सर वी सेट द प्रोसेस बिकॉज़ सर प्रोसेस इंक्लूड द वेरियस टाइप ऑफ functions of the management. Sir, those functions are planning, staffing, organizing, directing and controlling. Sir, another pillar was the effective. Sir, effective means the particular task which is provided by the organization to us, that is complete by us or that is achieved by us, and that goal has been achieved. और वो गोल हमने क्या कर लिया सर? अचीव कर लिया है। दैट मींस इफेक्टिवनेस हम कब बोलेंगे सर? बीइंग इफेक्टिव मींस फिनिश द गिवन टास्क। जो टास्क हमको दिया गया था उस टास्क को हमने फिनिश कर लिया है, और हमारा जो गोल था हमने उस गोल को अचीव कर लिया है। दैट मींस यू आर इफेक्टिव। दैट मींस आवर मैनेजमेंट वाज इफेक्टिव। ठीक है सर। फर्स्ट वाज द प्रोसेस, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस एंड आवर प्रोसेस वाज इफेक्टिव बिकॉज़ वी कंप्लीटेड आवर गोल एंड वी अचीव आवर गोल। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नाउ द थर्ड पिलर वाज द एफिशिएंसी।
थर्ड पिलर इज द एफिशिएंसी। सर ये एफिशिएंसी क्या होती है, थोड़ा सा बता दीजिए सर। एफिशिएंसी इट मींस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब क्या है कि सर कम से कम कॉस्ट लगी है, कम से कम कॉस्ट लगी है सर, कम से कम कॉस्ट लगी है और हमने हमारे रिसोर्सेज का एकदम बेहतरीन इस्तेमाल किया। सर बेहतरीन, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मतलब बेहतरीन इस्तेमाल है, बहुत कम कॉस्ट लगाई है और बेहतरीन इस्तेमाल करा हमने हमारे रिसोर्सेज का। इसका मतलब सर कम इनपुट लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल दिया मैंने, कम इनपुट्स लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। देखो एंड गोल था मेरा, मैंने हमारे एंड गोल को तो अचीव कर लिया सर। मैंने जैसे अपने एंड गोल को अचीव करा मैं इफेक्टिव हूं, ठीक है ना सर, लेकिन मैंने अपने एंड गोल को अचीव करा बहुत कॉस्ट लगाकर, तो मैं इफेक्टिव तो था लेकिन एफिशिएंट नहीं था। लेकिन मैंने अपना एंड गोल अचीव करा लेकिन वहां पे कॉस्ट बहुत कम लगी, रिसोर्सेज का मैंने बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है, कम इनपुट्स लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट्स निकाल के आपको दिए हैं। दैट मींस मैं इफेक्टिव के साथ एफिशिएंट भी था और मेरी मैनेजमेंट इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी थी। यही पॉइंट था हमारा सर, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। फर्स्ट वाज द प्रोसेस। सर प्रोसेस इसलिए है क्योंकि सर यहाँ पे सीरीज ऑफ फंक्शंस होती है, हमें वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सर उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के बाद अगर हम हमारे एंड गोल को अचीव कर लेते हैं, दैट मींस वी आर इफेक्टिव, आवर मैनेजमेंट वाज इफेक्टिव। सर हमारी मैनेजमेट इफेक्टिव थी लेकिन मैंने सर बहुत कम कॉस्ट लगाई है, इतना कॉस्ट नहीं, मतलब इतने, इससे कम तो कॉस्ट लग ही नहीं सकता। या फिर सर आपने को इतने इनपुट्स दिए थे ना सर, इस इनपुट से देखो सर मैंने कितनी ज्यादा आउटपुट्स को क्या करा, बनाया है। दैट मींस सर मैं इफेक्टिव के साथ एफिशिएंट भी था और हमारी मैनेजमेंट इफेक्टिव के साथ एफिशिएंट भी थी। हमने सिर्फ हमारे गोल को अचीव नहीं करा, उस गोल को बेहतरीन तरीके से अचीव किया है और उस गोल को अचीव करने में हमने क्या करा सर, सबसे कम कॉस्ट लगाई है और सर इनपुट्स का बहुत कम इस्तेमाल करके बहुत अच्छे आउटपुट्स को प्रोड्यूस करके दिया है। दैट मींस वी आर इफेक्टिव, आवर मैनेजमेंट इज इफेक्टिव। दैट वाज द पॉइंट, कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है सर, पूरा कंसेप्ट में आ गया। सबसे पहले हमने पढ़ा मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट क्या होती है? तो सर मैनेजमेंट कुछ नहीं थी सर, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हमारे गोल को क्या करना था सर, हमारा एम था कि हमारे गोल अचीव हो जाए, वो गोल हमारे अचीव हो चुके हैं इफेक्टिवली भी एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली भी एंड एफिशिएंटली भी, और नहीं, इफेक्टिव भी, एंड गोल भी अचीव होना चाहिए और ढंग तरीके से अचीव होना चाहिए, राइट वे में अचीव होना चाहिए। दैट मींस वी आर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, दैट मींस वी आर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक है सर, उसके बाद हमने पढ़ा कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। दैट मींस देयर आर थ्री पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वाज द प्रोसेस, सेकंड वाज द इफेक्टिवनेस एंड थर्ड वाज द एफिशिएंसी। सर इफेक्टिव और एफिशिएंसी, इफेक्टिव और एफिशिएंसी, इफेक्टिव और एफिशिएंसी कर लो आप बार-बार। सर डिफरेंस बता दो इन दोनों के बीच में। फर्स्ट डिफरेंस सबसे इजी होता है मीनिंग। मीनिंग आप लोगों को यहीं पे लिखा हुआ है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू द अनदर बेसिस, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। सर इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी आपने पढ़ लिया सर, हमारे अचीव करना है एंड रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव ही है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि सर हमारा एंड रिजल्ट है उसको अचीव करवा दो, हमारा एंड रिजल्ट है उसको अचीव करवा दो, हमारा एंड रिजल्ट है उसको अचीव करवा दो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। लेकिन एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि सर कम से कम कॉस्ट लगवा दो, जो गोल को अचीव करना है ना वो तो है ही है। अगर आप कम कॉस्ट लगा के अच्छे प्रोडक्शन कर रहे हो, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, कम कॉस्ट लगा रहे हो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर रहे हो, दैट मींस आप अपने गोल को अचीव तो कर रहे हो लेकिन ढंग तरीके से कर रहे हो ना। दैट मींस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आप अपने गोल को अचीव करो लेकिन कम कॉस्ट लगा के करो, या अच्छी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, या कम इनपुट्स लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दो, क्योंकि एंड गोल तो अचीव होगा ही इसके अंदर। तब आप क्या कहलाओगे? एफिशिएंट कहलाओगे। आप एफिशिएंट हो, आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव समझ में आ चुका है। ऑब्जेक्टिव सर एफिशिएंट, इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव हमको समझ में आ गया सर। एंड गोल, एंड गोल, एंड गोल, अचीव अचीव अचीव, एंड गोल, एंड गोल, एंड गोल, अचीव अचीव अचीव, अचीव करवा दो सर। इफेक्टिवनेस है हम, लेकिन सर एफिशिएंसी कब कहलाएगी सर? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप अपना एंड गोल को अचीव करो लेकिन सर कॉस्ट मिनिमम लगा देना, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेना, या फिर कम इनपुट लगा के अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन में करके अच्छी आउटपुट्स को प्रोड्यूस कर देना। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफिशिएंसी। ठीक है सर, नाउ गोइंग टू द मेन कंसीडरेशन। सर मेन कंसीडरेशन क्या है ना, क्या चाहते हो आप? सर इफेक्टिवनेस कहते हैं कि सर डूइंग टास्क, टास्क कर दो, डूइंग टास्क। टास्क आया आपके पास, टास्क आप कर दोगे तो आप इफेक्टिव हो। जो आपके पास टास्क आया उस टास्क को आप कर दोगे, इफेक्टिव हो। जो आपके पास टास्क आया उस टास्क को आप कर दोगे तो आप इफेक्टिव हो। टास्क करना है इंपॉर्टेंट नहीं है, डूइंग टास्क इन अ वे, डूइंग टास्क इन अ राइट वे, कि सर उस टास्क को कर लेने से मैं इफेक्टिव तो हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये थोड़े कि सर किसी भी तरीके से टास्क को कर दो, टास्क को मेरे को सही तरीके से करना है। अगर सर टास्क को मैं सही तरीके से करूंगा, टास्क कंप्लीट, दैट मींस आई एम इफेक्टिव।
और टास्क को सही वे में कंप्लीट किया, दैट मींस आई एम इफेक्टिव एज वेल एज आई एम एफिशिएंट। उसी तरीके से अगर मैनेजमेंट से मैंने गोल अचीव कर लिया, दैट मींस माय मैनेजमेंट वाज इफेक्टिव, बट मैंने गोल को एकदम राइट वे में अचीव किया, दैट मींस माय मैनेजमेंट वाज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। बहुत बढ़िया सर, ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया और मेन कंसीडरेशन भी समझ में आ गया। मेन कंसीडरेशन में इफेक्टिव में ये चीज बोली गई है कि सर आपको टास्क कंप्लीट करना है, डू राइट टास्क, ठीक है। एफिशिएंट क्या बोलता है सर, डू टास्क इन अ राइट वे, डू टास्क इन अ राइट वे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए मैनेजमेंट के अंदर। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे क्लास 12 का, सबसे फर्स्ट पॉइंट वाज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में क्या बोला गया सर, कुछ नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस हमको हमारा अचीव करना है एंड रिजल्ट, और उस एंड रिजल्ट को अचीव करना है सर इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से। उसके बाद हमने पढ़ा सर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसको दूसरा बोल सकते हैं सर पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सर तीन पिलर्स थे हमारे पास, फर्स्ट वाज द प्रोसेस, सेकंड वाज द एफिशिएंट एंड थर्ड वाज द इफेक्टिव। ठीक है सर, तो प्रोसेस का देखा सर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि सर वेरियस फंक्शंस हैं, उन सारे फंक्शंस को हमको परफॉर्म करना है। नाउ गोइंग टू द इफेक्टिव, सर हाँ इफेक्टिव है क्योंकि हमारे पास जो भी एंड गोल है या फिर अचीव करना है हमारे गोल्स को, वो गोल्स अगर हम अचीव कर ले, दैट मींस आवर मैनेजमेंट वाज इफेक्टिव। नाउ गोइंग टू द थर्ड पार्ट एंड दैट इज एफिशिएंट। सर हम एफिशिएंट हैं इफ हम उस गोल्स को अचीव करते हैं राइट वे में। सर हम उस गोल को अचीव करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के द्वारा, जिसके अंदर मैं कम से कम कॉस्ट लगाता हूं और सर ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करता हूं, और सर कम इनपुट्स के अंदर ज्यादा आउटपुट्स को मैं प्रोड्यूस करता हूं। ठीक है सर, उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट में। तो सर डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव और एफिशिएंट में हमने ये चीज पढ़ी है, इफेक्टिव आप कहला दोगे ऑब्जेक्टिव के अंदर कि जैसे आपने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, वैसे सर एफिशिएंट आप कहलाओगे कि जब आपने अपने टास्क को कंप्लीट तो किया लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को लगा दिया। वैसे मेन कंसीडरेशन में बोला कि सर सिर्फ टास्क कर देना हम इफेक्टिव है, लेकिन टास्क को सही वे में करना तो हम एफिशिएंट। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इसके अंदर हमको दो केस स्टडीज भी पढ़नी है इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो चलिए फटाफट उस केस स्टडी वाले पे चलते। 1 2 3 4 तो हम आ गए हैं। तो अब मैंने जैसा आपको बोला था कि अब हमें दो केस स्टडीज देखनी है सर, इफेक्टिव और एफिशिएंट जो हमने पढ़ा है सर, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है और सर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है। तो इसके हिसाब से सर दो केस स्टडीज हमें देखनी थी, तो चलिए उसको अब स्टार्ट करते हैं। तो सर केस स्टडीज हमें देखनी थी, तो फर्स्ट केस स्टडी हम देखने जा रहे हैं सर, क्या होगा इसके अंदर, वो सर ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। सर त्योहारों का सीजन चल रहा है ढंग तरीके से। सर एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है हमारे पास सर, एबीसी लिमिटेड नाम से, उनको रिसीव हुआ है सर एक ऑर्डर, और ऑर्डर क्या है सर 10,000 मोबाइल फोन। ठीक है सर, फेस्टिवल सीजन है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी को उस समय पे 10,000 मोबाइल फोन्स बनाने हैं टू बी डिलीवर्ड। लेकिन वो मोबाइल फोन कब तक उनको बना के दे देते हैं सर 10 दिन के अंदर। ओहो, टाइम तो लिमिटेड हो, 10 दिन के अंदर हमें 10,000 मोबाइल फोन्स बना के देने हैं जो हमारे पास ऑर्डर आया। फेलिंग दिस, अगर मैं 10,000 मोबाइल फोन बना के नहीं दे पाता, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे बीच में हुआ है शुरुआत से ही खत्म माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। कितना ज्यादा हार्श हुआ। अब तक हमने क्या पढ़ा सर, इतने से लाइन कि सर एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, उनके पास एक ऑर्डर आया 10,000 मोबाइल फोन बनाने का 10 दिन के अंदर। अगर 10 दिन के अंदर 10,000 मोबाइल फोन बना के नहीं दे पाती है एबीसी लिमिटेड, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट उन दो लोगों के बीच में नल एंड वॉइड माना जाएगा। कौन दो लोगों के बीच में सर, जिसने ऑर्डर दिया है और दूसरा कौन है, एबीसी लिमिटेड। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन, अब इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए मैनेजर जो है उसका प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, वो सोचता है कि आउटसोर्स कर दूंगा। आउटसोर्स मतलब बाहर वालों को दे दूंगा, खुद भी बनाएंगे और बाकी जितना हमको लग रहा है कि हम 10 दिन में बना सकते हो बाकी तो बचेगा, या फिर ऐसे सोच रहे हैं कि हम नहीं बना सकते, हम सीधा आउटसोर्स ही कर देंगे, सारा आउटसोर्स कर देंगे। वो उस पर डिपेंड करता है क्या करना चाहता है, लेकिन हाँ वो आउटसोर्स कर रहा है। आउटसोर्स मतलब बाहर बनवाएगा, आउटसोर्स द प्रोडक्शन सो दैट, जिससे क्या होगा, ऑर्डर मेरा टाइम पे चला जाएगा, ऑर्डर वुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। जो मेरा ऑर्डर है वो टाइम पे हो जाए, बस जो मेरा ऑर्डर है टाइम पे हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, आउटसोर्स कर दूंगा, मतलब बाहर बनने के लिए दे दूंगा, किसी और को हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है, आउटसोर्स करने पर मेरी कॉस्ट 30% से इंक्रीज हो जाएगी। सर आउटसोर्स करने पे मेरी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो जाएगी सर, 30% से इंक्रीज हो जाएगी। नाउ ये थे हमारे पास पूरी केस स्टडी। केस स्टडी को एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। सर सीजन चल रहा है फेस्टिवल सीजन। सर इन फेस्टिवल सीजन के अंदर एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उनके बताने से एक ऑर्डर आता है 10,000 मोबाइल फोन का, और बोलते हैं सर 10 दिन में हमें मोबाइल फोन चाहिए, अगर आप 10 दिन के अंदर हमें नहीं दे पाओगे ना तो सर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे और आपने जितने मोबाइल फोन बनाए हम आपसे एक भी नहीं खरीदेंगे।
जिसके कारण जो वहां का प्रोडक्शन मैनेजर है वो क्या करता है, आउटसोर्स कर देता है। आउटसोर्स मतलब बाहर दे देता बनने के लिए। आउटसोर्स का साधारण भाषा में ऐसे बोलूं आपको, तो आउटसोर्स कर दिया उस चीज को। आउटसोर्स करने की वजह से जो उनकी कॉस्ट लगने वाली थी, उस कॉस्ट में 30% की बढ़ोतरी हो गई है, मतलब कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो गई। इतना लिखा होगा। आप बोला डू यू थिंक, आपको क्या लगता है प्रोडक्शन मैनेजर ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? अब इसका आंसर दें कि प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से किया या नहीं किया? उसने, प्रोडक्शन मैनेजर ने आउटसोर्स किया। क्यों किया? क्योंकि वो डिलीवर हो जाए टाइम पे। अगर मैंने टाइम पे डिलीवर कर दिया, दैट मींस मैंने जो मेरा एंड गोल था उसको अचीव कर लिया। इफेक्टिव क्या बोलता था सर? इफेक्टिव बोलता था कि जैसे ही आप अपने एंड गोल को अचीव कर लेते हो तो आप इफेक्टिव हो। उसने वो चीज आउटसोर्स करी। आउटसोर्स करने पे 10 दिन के अंदर उसने 10,000 मोबाइल फोन बना के दे दिए। इसका मतलब प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव था। ठीक है सर, इफेक्टिव था। अब हमको नहीं पता एफिशिएंट था या नहीं था, अब पढ़ेंगे। हमको इतना पता सर इफेक्टिव तो था, क्योंकि उसको जो काम दिया गया था उसने वो कार्य कर दिया, दैट मींस ही इज इफेक्टिव। ठीक है। एफिशिएंट, एफिशिएंट बोलता था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलता था कि सर कम कॉस्ट लगानी है और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है और कम इनपुट लगा के ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। इस केस में जो उसने आउटसोर्स किया ना, उस आउटसोर्स की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई 30% से। उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है कितने से? 30% से। दैट मींस यहां पे सर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो आया नहीं। सर जब यहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं आया, दैट मींस वो पर्सन, हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर था, वो सर इफेक्टिव तो था क्योंकि उसको जो टास्क दिया गया उसने कंप्लीट कर लिया, लेकिन सही मैनर में कंप्लीट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट हमारी बढ़ गई। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलता था कम कॉस्ट होनी चाहिए, यहाँ पे कॉस्ट हमारी बढ़ गई है। दैट मींस वो प्रोडक्शन मैनेजर एफिशिएंट नहीं था। वो प्रोडक्शन मैनेजर एफिशिएंट नहीं था। आई होप फर्स्ट केस स्टडी आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड केस स्टडी की तरफ। चलिए सेकंड केस स्टडी की तरफ चलते हैं। वहां पे क्या लिखा है देखिए, एबीसी लिमिटेड है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गारमेंट्स बनाती है। उनको बोला गया है कि सर 100 गारमेंट्स हमें बनाने हैं हर महीने। हर महीने सर हमें 100 गारमेंट्स बनाने हैं। ठीक है सर, हर महीने में कितने गारमेंट्स बनाने हैं? 100 गारमेंट्स बनाने हैं। और एक गारमेंट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 200। एक गारमेंट की कॉस्ट 200 रुपए होनी चाहिए और हर महीने में हमें 200 गारमेंट्स को बनाने, सॉरी 100 गारमेंट्स को बनाने ही बनाने। तो हमारे पास एक वर्कर है, वर्कर का नाम है मोहन। वर्कर का नाम क्या है? मोहन। मोहन बोलता है सर मैं डबल शिफ्ट कर दूंगा। और आप क्या बोल रहे हो? 100 बनाने में तो आपको 150 बना के दूंगा। डबल शिफ्ट कर लेता हूं और 100 की जगह को कितना बना के दूंगा? 150 बना के दूंगा। लेकिन सर कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। आप कितना कॉस्ट बोलना चाहते हैं? 200 रुपए ना? ये नहीं होगा सर, 230 रुपए पर गारमेंट। 230 रुपए पर गारमेंट। यहाँ पे इजी करने के लिए लिखो मोहन। ठीक है, मोहन बोल रहा है मैं आपको बना के दूंगा सर 150, लेकिन कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? 230। ठीक है, मेरा गोल क्या था सर? मेरा गोल था सर को 200 चाहिए, सॉरी 100 चाहिए और पर गारमेंट कितना होना चाहिए था सर? कॉस्ट 200। मोहन आया, मोहन ने बोला सर 150 बना के दूंगा, लेकिन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 230। वैसे दूसरा एक और हमारे पास कौन से है? रवि। रवि क्या है? वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को समझता है। तो रवि ने बोला कि सर वो फोकस करेगा कॉस्ट के ऊपर और रिसोर्सेज को भी ढंग से इस्तेमाल करेगा। रिसोर्सेज भी ढंग से इस्तेमाल करेगा और फोकस करेगा कॉस्ट के ऊपर। लेकिन सर अगर इतनी सारी चीजें फोकस करूंगा तो आप कितना बोलना चाहते हो? 100, लेकिन मैं बना पाऊंगा सिर्फ 90। ठीक है, इसका नाम क्या है? रवि। रवि बोल रहा है कि सर मैं बना पाऊंगा सिर्फ 90 और लेकिन मैं आपको कॉस्ट कम करके दे दूंगा 190। मतलब पर गारमेंट 190 रुपए रहेंगे, लेकिन मैं बना कितने पाऊंगा एक महीने में? सिर्फ 90। वहीं पे हमारे पास तीसरा वर्कर भी है। तीसरा वर्कर एकदम मजे में है, इन लोगों की सारी चीजें सुन ली। उसने आके बोला सर आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो 100 गारमेंट्स का? मैं आपको 100 ही गारमेंट बना के दूंगा। आपको मैं 100 ही गारमेंट बना के दूंगा। कितने रुपए चाहते हो? 200 पे 200 ही बना के दूंगा। ठीक है सर, तो ये है ना पूरा क्रक्स हमारे पास। क्रक्स क्या होगा सर? एबीसी लिमिटेड एक गारमेंट्स कंपनी है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उनका टारगेट था सर इस महीने में 100 गारमेंट्स हमें बनाने हैं और पर गारमेंट्स को 100 रुपीज कॉस्ट होनी चाहिए। पहले वर्कर के पास गया मोहन ने बोला सर मैं डबल शिफ्ट कर दूंगा, चिंता मत लो आप, 100 की जगह आपको 150 बना के दूंगा, लेकिन सर पर कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी 200 रुपए से 230 हो जाएगी पर गारमेंट। वैसे हम दूसरे पर्सन के पास गए, दूसरे पर्सन का नाम है रवि, दूसरा वर्कर रवि है हमारे पास। रवि ने बोला सर मैं थोड़ा कॉस्ट इफेक्ट बेनिफिट एनालिसिस को समझता हूं सर, मैं कॉस्ट कम से कम लगा दूंगा आपकी और सर मैं रिसोर्सेज का भी ढंग से इस्तेमाल करूंगा, लेकिन सर मैं ना सिर्फ 90 बना के दे पाऊंगा, 100 नहीं बना के दे पाऊंगा, लेकिन हाँ पर गवर्नमेंट आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। आप 200 रुपए बोल रहे हो ना, 190 कर दूंगा। मैं तीसरा वर्कर बोल रहा है कि सर
आपको कितने चाहिए 100, सर मैं आपको 100 बना के दूंगा, और पर कॉस्ट कितने चाहिए आपको, पर जॉब में 200, मैं आपको 200 ही दूंगा। ये थी पूरी केस स्टडी हमारे पास। अब इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद बोल रहे हैं मोहन क्या है, इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या है, रवि क्या है, इफेक्टिव है या फिर एफिशिएंट है, वैसे अगर जो थर्ड वर्कर है वो क्या है, इफेक्टिव या फिर एफिशिएंट। आइए देखिए, मोहन हमको बनानी कितनी थी 100, मोहन कितने बना के देना 150, दैट मींस गोल तो अचीव कर लिया। जैसे ही गोल अचीव कर लिया तो मोहन क्या है मेरे लिए, इफेक्टिव है। लेकिन मैं कॉस्ट कितनी बोल रहा था सर 200, ये कितनी बना के दे रहा है मेरे को, कॉस्ट 230, मैंने कॉस्ट बोली थी 200, ये कॉस्ट में कितनी बोल रहा है 230, दैट मींस यहां पे कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो सर कॉस्ट इंक्रीज होने पर सर ये पर्सन एफिशिएंट नहीं, दैट मींस सर मोहन इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। वहीं पे रवि के पास आते हैं, रवि को बोला गया था 100 बनाने के लिए, वो बनाने के लिए दे रहे हैं 90, सर गोल ही अचीव नहीं कर पा रहे। सर गोल मेरा 100 का है ना, उनको 90 बना के देगा, मतलब मैं गोल ही अचीव नहीं कर पा रहा हूं। अगर सर आपकी पर कॉस्ट 190 हो जाएगी लेकिन आपको बनाने कितने दूंगा, सिर्फ 90, तो सर इस केस में मेरे को कितने चाहिए 100, आप बना के कितने 90, जो मेरा गोल है आप मेरा वही अचीव करके नहीं दे रहे हो। इसका मतलब रवि यहाँ पे इफेक्टिव ही नहीं है, रवि यहाँ पे इफेक्टिव ही नहीं है। जब आप मेरे गोल को अचीव नहीं कर पा रहे तो एफिशिएंट होने का क्या फायदा, मेरा गोल ही अचीव नहीं हो पा रहा तो आप एफिशिएंट होकर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। तो सर यहाँ पे इफेक्टिव ही नहीं है क्योंकि मेरा एंड गोल ही अचीव नहीं होगा। वहीं पे थर्ड वर्कर है, थर्ड वर्कर ने बोला सर आपको 100 गारमेंट चाहिए ना, अब मैं आपको 100 गारमेंट बना के दूंगा, 100 चाहिए 100 बना के दूंगा, दैट मींस मेरा गोल अचीव हो गया। तो सर यहाँ पे मेरा गोल अचीव हो गया, दैट मींस थर्ड वर्कर इफेक्टिव है। लेकिन सर वो बोल रहे हैं कि कॉस्ट मेरी कितनी रहेगी 200, मैं भी बोल रहा हूँ कॉस्ट कितनी चाहिए 200। इसका मतलब थर्ड वर्कर इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी है, इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी है। तो यही पॉइंट था सर। इन तीनों वर्कर में सर किस वर्कर को चूज करोगे, सर इजी है, जो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो, थर्ड वर्कर को मैं चूज करूंगा। तो दैट वाज द केस स्टडी 1 एंड केस स्टडी 2। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसका फटाफट हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।